समय था 1946 का। सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद भारत आजाद हो रहा था। भारत के हर एक शख्स की आंखों में आजादी की चमक थी, लेकिन अपनों से बिछड़ने का गम भी उन्हें सता रहा था। देश को विभाजन की लकीरें खींचकर बांटा जा रहा था। इस विभाजन से जहां लोगों के मन में अपनों से बिछड़ने का गम था, तो वही दोनों देशों की सत्ता चलाने वाले लोगों के मन में खलबली। मैप पर खींची जा रही हर एक लाइन पर दोनों देशों की पैनी नजर थी। देश बट रहा था और बंटवारे की इन लकीरों से बंगाल भी नहीं बच सका। बंगाल को भी धर्म के आधार पर दो हिस्सों में बांट दिया गया। मुस्लिम मेजॉरिटी वाला ईस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान बना और हिंदू मेजॉरिटी वाला वेस्ट बंगाल भारत का ही हिस्सा बना रहा। मगर यह पार्टीशन इतना आसान नहीं था। इस पार्टीशन के चलते बहुत सी घटनाएं ऐसी भी हुई जिन्होंने इतिहास में अपने लिए जगह बना ली। ऐसी ही एक घटना कलकत्ता में भी हुई थी, जिसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से जाना गया। दरअसल पार्टीशन के चलते उस समय बंगाल की कैपिटल और सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी कलकत्ता का भी ईस्ट पाकिस्तान में शामिल होने की अटकलें काफी तेज हो गई थी। कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, बंगाल का इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सेंटर था और इसी वजह से जिन्ना और मुस्लिम लीग के लीडर्स हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे कलकत्ता को ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जा सके। पर उस समय कलकत्ता में हिंदूज मेजॉरिटी में थे, जिस कारण पाकिस्तान इसे डायरेक्ट अपने साथ शामिल करने में सक्षम नहीं था, जिस वजह से मुस्लिम लीग ने हिस्ट्री के एक भयानक और खूंखार नरसंहार को जन्म दिया। मुस्लिम लीग के लीडर और बंगाल के चीफ मिनिस्टर हुसैन सुहरावर्दी ने सभी मुस्लिम्स को अपने भड़काऊ भाषण के जरिए हिंदुओं के खिलाफ कर हिंदुओं का कत्लेआम करने का फरमान जारी कर दिया। मुस्लिम लीग के लीडर्स ने मुसलमानों को रिलीजियस हेट स्पीचेस और इस्लामिक सेंटिमेंट्स के थ्रू इस कदर भड़काया कि कलकत्ता की सड़कों पर लाशें बिछ गई। हिंदुओं को मारा जाने लगा, उनकी औरतों पर अत्याचार किया जाने लगा, दुकानों को तबाह कर दिया गया। मुस्लिम लीग के इस डायरेक्ट एक्शन डे के कारण कलकत्ता की हालत काफी बुरी हो गई थी। पूरा शहर कट्टरपंथियों की चपेट में आ गया था, जो बड़े पैमाने पर हिंसा और हत्या कर रहे थे। हिंदुओं को मदद की सख्त जरूरत थी, लेकिन वो असहाय थे। पर तभी किसी फिल्मी हीरो की तरह गोपाल पाठक की एंट्री होती है। ये शख्स कलकत्ता में रह रहे हिंदुओं के लिए उम्मीद की वो किरण बनते हैं, जिसने न केवल हिंदुओं की जान को बचाया, बल्कि कलकत्ता को पाकिस्तान में शामिल होने से भी बचा लिया। अगर ये ना होते तो शायद कलकत्ता आज पाकिस्तान का हिस्सा होता। 16 अगस्त 1946 ये वो दिन था जब कलकत्ता के अलग अलग हिस्सों में मास किलिंग का खौफनाक मंजर देखने को मिला। इस दिन कलकत्ता में एक ऐतिहासिक नरसंहार शुरू हुआ था, जिसका असल कारण मुस्लिम लीग के द्वारा शुरू किया गया डायरेक्ट एक्शन डे था। ये नरसंहार कोई अचानक से शुरू हुआ कम्युनल वायलेंस नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसका मकसद पाकिस्तान की मांग करना था। साथ ही इस कम्युनल वायलेंस के लिए 16 अगस्त का दिन कोई कोइंसिडेंस से नहीं, बल्कि पूरे सोच विचार के साथ चुना गया था। दरअसल भारत जब ब्रिटिश एम्पायर से आजादी के नजदीक था, तभी मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना भी पाकिस्तान की डिमांड को तेज कर चुके थे। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग में इस कदर अंधी हो गई थी कि उसे अब किसी की जान की भी परवाह नहीं थी। वो हर हाल में पाकिस्तान चाहते थे। पाकिस्तान की डिमांड के बीच मुस्लिम लीग कलकत्ता को भी पाकिस्तान में शामिल करने के लिए प्लान बनाने लगी थी, जिसके लिए एक महीने पहले ही जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया था और कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा था कि हम युद्ध नहीं चाहते। यदि आप युद्ध चाहते हैं तो हम आपके प्रस्ताव को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करते हैं। हमारे पास या तो डिवाइडेड इंडिया होगा या डिस्ट्रॉयड इंडिया। जिन्ना की सोच थी कि मुस्लिम लीग के मेंबर्स भारत के सभी मुसलमानों को एक साथ जोड़ ले और जगह जगह ऐसी सांप्रदायिक हलचल पैदा कर दे जिससे देश में इंस्टेबिलिटी का माहौल बन जाए, लोग तितर बितर हो जाए और हिंदू मुस्लिम के कम्युनल वायलेंस के चलते पाकिस्तान बनने की मांग जल्द से जल्द पूरी हो जाए। डायरेक्ट एक्शन डे के लिए रमजान के जुम्मे का दिन भी इसलिए चुना गया था, जिससे मुसलमानों को इस्लामिक सेंटिमेंट्स की आड़ में उकसाया जा सके और इस्लामिक प्राइड के जोश और इस्लामिक कंट्री की उम्मीद में मुस्लिम हर वो चीज करने को तैयार हो जाए जिससे जिन्ना और मुस्लिम लीग के मंसूबे पूरे हो सके। हालांकि जैसा मुस्लिम लीग ने सोचा था, हुआ भी वैसा ही। कलकत्ता में चारों ओर खून खराबा मच गया। पूरा कलकत्ता आग की तरह जलने लगा, लोगों को मारा जाने लगा। बच्चा हो या बड़ा, हर किसी को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। हिंदूज के साथ सरेआम अत्याचार होने लगे। पूरे कलकत्ता में मातम छा गया। इस वायलेंस को रोकने के लिए न तो पुलिस आगे आई और न ही कोई बड़ा नेता। कलकत्ता वायलेंस में हजारों लोग मारे गए, जिसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम लीग ही थी।
मुस्लिम लीग के साथ साथ डायरेक्ट एक्शन डे के कारण कलकत्ता में हो रहे इस कम्युनल वायलेंस के लिए हुसैन सुहरावर्दी को सबसे बड़ा आरोपी माना जाता है। सुहरावर्दी अनडिवाइडेड बंगाल के चीफ मिनिस्टर और मुस्लिम लीग के खास लीडर थे। पाकिस्तान बनाने के लिए जितना उतावलापन जिन्ना को था, उतनी ही जल्दबाजी सुहरावर्दी को भी थी। सुहरावर्दी भी काफी लंबे समय से पाकिस्तान बनने के सपने देख रहा था, जिस कारण जैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की अनाउंसमेंट की, वैसे ही सुहरावर्दी भी एक्टिव हो गया। सुहरावर्दी का पहला टारगेट कलकत्ता था, पर कलकत्ता को पाकिस्तान में शामिल करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी। हालांकि हिंदू मेजॉरिटी होने के बावजूद भी सुहरावर्दी ने कलकत्ता को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए एक प्लान बना रखा था। इस प्लान के तहत सुहरावर्दी को कैसे भी करके इन हिंदुओं को कलकत्ता से भगाना था, जिससे कलकत्ता में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में आ जाए और फिर कलकत्ता आराम से पाकिस्तान का हिस्सा बन सके। ऐसा करने के लिए सुहरावर्दी ने सबसे पहले अपनी पावर्स का गलत फायदा उठाया और बंगाल पुलिस से बहुत से हिंदुओं को निकालकर उनकी जगह पर मुस्लिम पठानों को भर्ती कर दिया। फिर 16 अगस्त यानी डायरेक्ट एक्शन डे को जानबूझकर पब्लिक हॉलिडे घोषित करवाकर सभी पुलिस वालों को छुट्टी पर भेज दिया, ताकि कम्युनल वायलेंस करने वालों को पुलिस और कानून का डर ना रहे और बिना रुकावट के मार काट हो सके। सुहरावर्दी के सपोर्ट की वजह से मुस्लिम लीग के गुंडों को खुली छूट मिल गई थी। सुहरावर्दी और पाकिस्तान के सपोर्टर ख्वाजा नजीमुद्दीन ने मिलकर मुस्लिम्स को भड़काने का काम किया। दोनों ने भीड़ को इकट्ठा करके ऐसे भड़काऊ भाषण दिए कि मुस्लिम्स उनके हाथों की कठपुतली बन गए। कलकत्ता के कोने कोने में मुस्लिम लीग के लोग फैल गए। जुम्मे का दिन होने की वजह से मस्जिदों में नमाज पढ़ने आ रहे मुस्लिमों की तादाद काफी थी। उनको पाकिस्तान का सपना दिखाकर इस कदर उनमें हिंदुओं के लिए नफरत भर दी गई कि लोग हथियार लेकर लड़ने को तैयार हो गए। डायरेक्ट एक्शन डे के दिन भड़काऊ भीड़ ने ठीक वैसा ही किया जैसा उन्हें करने के लिए कहा गया था। पूरे कलकत्ता में लाशें बिछने लगी, हर तरफ हिंदुओं को मारा जा रहा था, खून की नदियां बह रही थी, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, दुकानें तोड़ी फोड़ी जा रही थी, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा था, जहां भी जो भी हिंदू मिल रहा था उसे टॉर्चर किया जा रहा था। कुल मिलाकर कलकत्ता से हिंदुओं को खत्म किया जा रहा था, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आ रहा था। हिंदुओं की चीख पुकार सुनने के लिए कोई नहीं था। पुलिस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। हालांकि हैरानी की बात यह थी कि कलकत्ता में हिंदू मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी हिंदू कमजोर पड़ते जा रहे थे। हिंदू खुद को कमजोर मान रहे थे, जिसका कारण ये था कि वो पहले से ही इस वायलेंस के बारे में कुछ नहीं जानते थे, जिस कारण वो इतने बड़े लेवल की कम्युनल वायलेंस के लिए तैयार भी नहीं थे। साथ ही उस वक्त उनके पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर भी नहीं था जो उनकी ओर से सुहरावर्दी को खड़ा होकर ललकार सके। कुल मिलाकर हिंदुओं के साथ कलकत्ता में बहुत बुरा हो रहा था और वो ये सब सहने के लिए मजबूर और लाचार थे। 16 और 17 अगस्त ये 2 दिन कलकत्ता में रह रहे हिंदुओं के लिए सबसे खौफनाक दिन थे। आज भी अगर कोई इन दिनों की हिस्ट्री को लेकर बैठ जाए तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस दौरान कलकत्ता की सड़कों पर इंसानियत का जनाजा निकल रहा था। इन दिनों के जख्म इतने गहरे हैं कि आज तक नहीं भर सके। इन 2 दिनों में हजारों हिंदू मारे गए। जहां भी हिंदू दिख रहे थे उन्हें मारा जा रहा था। अब चाहे वो घर के बाहर हो या घर के अंदर, हिंदुओं की दुकानों के साथ साथ उनमें मौजूद हिंदुओं को भी जिंदा जला दिया जा रहा था। लिचू बागान के केसुरम कॉटन मिल्स में गार्डन रीच टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन के प्रेसिडेंट सैयद अब्दुल्ला फारूकी ने मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ को साथ लेकर 600 हिंदू ओडिया मजदूरों के सर काट दिए थे। खुलेआम हिंदू जेनोसाइड हो रहा था और ये सारा तमाशा सुहरावर्दी कलकत्ता पुलिस के हेडक्वार्टर लाल बाजार में बैठकर देख रहा था। हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार के कारण हर कोई सहमा हुआ था, पर किसी को तो आवाज उठानी थी और वो भी जल्द ही, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो कलकत्ता के साथ साथ हिंदुओं को भी बर्बाद कर दिया जाता। पर तभी एंट्री होती है एक ऐसे अनसंग हीरो की जिन्हें इतिहास में वो पॉपुलैरिटी और सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। इस हीरो का नाम था गोपाल चंद्र मुखर्जी, जो गोपाल पाठा के नाम से ज्यादा फेमस थे। सुभाष चंद्र बोस को आइडियल मानने वाले गोपाल पाठा ने जब हिंदुओं को हत्या और पुलिस को हाथ पर हाथ धरे हुए देखा तो उन्होंने ठान लिया कि वो मुस्लिम लीग के गुंडों को उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऐसा काउंटर अटैक करेंगे कि मुस्लिम लीग के होश उड़ जाएंगे। गोपाल पाठा की इस जवाबी कार्रवाई में जुगल घोष एंड विजय सिंह नाहर जैसे लोग भी जुड़ गए। ये दोनों भी गोपाल पाठा की तरह मुस्लिम्स के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाना चाहते थे। गोपाल पाठा ने इन सहयोगियों को साथ लेकर मुस्लिम लीग के खिलाफ सबसे पहले हिंदुओं को जोड़ने का काम शुरू किया। इन्होंने कम्युनल वायलेंस के कारण तितर बितर हुए हिंदू समाज को एक करने के लिए कई स्पीचेस दी।
वो हर तरह से कलकत्ता के हिंदुओं को एक करके उन्हें मजबूत करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने हिंदू युवाओं, डरे सहमे लोगों और अलग अलग वर्ग के लोग जैसे दूध वाले, सब्जी वाले, सफाई कर्मचारी, मजदूर, इन सभी को यूनाइट कर दिया। साथ ही गोपाल पाठा ने भारत जातीय वाहिनी नाम से एक संगठन भी बना रखा था, जिसमें अखाड़े के पहलवान और देश की आजादी के लिए लड़ने को तैयार क्रांतिकारी स्वभाव के 700 से 800 लोग जुड़े हुए थे। गोपाल पाठा ने सभी को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब अगर हमारा एक हिंदू भी मारा जाएगा तो हम उनके 10 लोग मारेंगे, और ये मौत का खेल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक या तो मुस्लिम लीग के गुंडे हथियार नहीं फेंक देते या फिर उनका सफाया नहीं हो जाता। बदले और आक्रोश की भावना से भरे होने के बावजूद गोपाल पाठा अपने लोगों से ये अपील करना नहीं भूले कि वो मुस्लिम कट्टरवाद की तरह महिलाओं और बच्चों को अपना निशाना नहीं बनाएंगे। उनका एकमात्र लक्ष्य कलकत्ता और कलकत्ता के हिंदुओं की सेफ्टी थी। दरअसल कलकत्ता राइट्स के दौरान गोपाल पाठा का जैसा रूप देखने को मिला वो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। वो कभी भी धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाले शख्स नहीं थे, न ही वो कभी कम्युनल वायलेंस जैसे एक्टिविटीज का हिस्सा रहे थे। उनका जितना रिश्ता हिंदुओं से था उतना ही मुस्लिमों से भी था। गोपाल पाठा ने भारत जातीय वाहिनी को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ आजादी की लड़ाई के लिए भी तैयारी अच्छी खासी कर रखी थी। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कलकत्ता में पोस्टेड ब्रिटिश सोल्जर्स से कुछ बंदूक, कारतूस और ग्रेनेड्स ले रखे थे, और साथ ही 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान भी उन्होंने कुछ वेपन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ने के लिए खरीदे हुए थे। पर उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि इन हथियारों का इस्तेमाल उन्हें अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अपने ही देश के एक वर्ग को दूसरे वर्ग से बचाने के लिए करना पड़ेगा। 1997 में एंड्रू व्हाइटहेड को दिए इंटरव्यू में उन दिनों को याद करते हुए गोपाल पाठा ने कहा था कि आग के बदले आग, मौत के बदले मौत, इसके सिवा इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। 18 अगस्त 1946 को हिंदू पक्ष की कमान गोपाल पाठा के हाथ में आते ही कलकत्ता मास किलिंग की पूरी दशा ही बदल गई। पहले जो मारकाट केवल एक तरफा थी, अब दोनों साइड से होने लगी। हिंदुओं ने भी हथियार उठा के रिटेलिएट करना शुरू कर दिया। जो मुस्लिम दंगाई हिंदुओं की बस्ती में घुस के उन्हें मार रहे थे, पहले तो उनको वहां से खदेड़ा गया और फिर उन्हीं दंगाइयों की बस्ती पर धावा बोल दिया गया। गोपाल पाठा और हिंदुओं की जवाबी कार्रवाई को हुसैन सुहरावर्दी और मुस्लिम लीग ने हल्के में लिया। अभी भी अपनी जीत देखते हुए सुहरावर्दी ने अपने गुंडों से यहाँ तक कहा कि उन्हें 2 दिन का वक्त और दिया जाता है, जितना कत्लेआम करना है करो, बीच बचाव करने ना तो पुलिस आएगी और ना कोई आर्मी। ये खुली छूट देना ही सुहरावर्दी के लिए आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अब तक गोपाल पाठा की लीडरशिप से हिंदू एक हो चुके थे और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके मुस्लिम कट्टरपंथियों पर काउंटर अटैक करने लगे थे। 3 दिन तक लगातार मुस्लिम लीग के गुंडों को चुन चुन के मारा गया। कलकत्ता खून से रंग गया था। खून हिंदू का हो या मुसलमान का, इस सब में आहत कलकत्ता ही हो रहा था। कई दिनों तक वहां कामकाज ठप पड़ गया। सड़कें वीरान थी, मानो कलकत्ता रुक सा गया था। ना कोई दुकान खुल रही थी और ना ही कोई कारखाना। हर तरफ बस बर्बादी का मंजर था। 20 अगस्त आते आते ये हाल हो गया था कि अब मुस्लिम लीग के गुंडे ज्यादा मारे जा रहे थे। पासा पूरी तरह पलट चुका था। अब पलड़ा हिंदुओं का भारी था। लाल बाजार पुलिस कंट्रोल रूम में बैठकर पुलिस को कोई एक्शन लेने से रोकने वाले सुहरावर्दी के पसीने छूट गए। सुहरावर्दी का प्लान 10,000 हिंदुओं को मारने का था, पर अब खेल पलट गया था। कलकत्ता से शुरू हुई ये सांप्रदायिक हिंसा नोआखली, बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर भी फैलने लगी थी। हर तरफ खून खराबा था। इस कदर दंगों के फैलने से सुहरावर्दी पर ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस का प्रेशर बढ़ने लगा था। सिर्फ कोलकाता में ही इस मास किलिंग की वजह से 3 से 4 दिनों के अंदर ही 6,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। 20,000 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हुए थे और हजारों लोग कलकत्ता से पलायन कर गए थे। इस सब के लिए सुहरावर्दी और मुस्लिम लीग को जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि कलकत्ता की सड़कों पर हुए नरसंहार के लिए जितना जिम्मेदार सुहरावर्दी और मुस्लिम लीग थी, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार ब्रिटिशर्स थे। हिंदू मुस्लिम्स के बीच जो आग आज देखी जा रही थी, ब्रिटिशर्स ने इसके बीज 1905 में ही बो दिए थे, जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल में बढ़ते नेशनलिज्म को रोकने के लिए धर्म के आधार पर बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया था। हालांकि इस विभाजन का जमकर विरोध हुआ और ब्रिटिशर्स को अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा था। बंगाल तो वापस से एक हो गया था, लेकिन फिर बंगाल की हवा में वो यूनिटी नहीं रही थी। इस डिवीजन के कारण काफी कुछ बदल गया था, जो बंगाल के लिए ठीक नहीं था। हिंदू और मुस्लिम्स में गहरी फूट पड़ गई थी।
कट्टरपंथियों के गुट बन गए थे। ब्रिटिशर्स जो चाहते थे वो लगभग हो चुका था। लोग आपस में बट चुके थे और आगे चलकर इसी मतभेद और रंजिश ने 1946 के ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स की शक्ल ले ली थी। मरने वाले लोगों की बढ़ती तादाद और अपनी हार को देख सुहरावर्दी घबराने लगा था। उसको अपनी सीएम की कुर्सी खोने का डर सताने लगा। दंगा करने की खुली छूट देने वाले सुहरावर्दी के हाव भाव पूरी तरह बदल गए थे। उसने तुरंत मुस्लिम लीग के दो खास लीडर्स जी अजमीरी और शेख मुजीबुर रहमान को गोपाल पाठा से लड़ाई को रोकने और समझौता करने के लिए भेजा। उन्होंने अपनी हार एक्सेप्ट करते हुए ये रिक्वेस्ट की कि अब वो मुस्लिमों को ना मारे और किसी भी तरह अपने लोगों को शांत कर ले। गोपाल पाठा, जो खुद ये लड़ाई नहीं चाहते थे, जिन्होंने मजबूरी में हथियार उठाए थे, वो इस समझौते के लिए मान गए। लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी कि मुस्लिम लीग के लोग अपने हथियार फेंक दे और कलकत्ता में किसी भी मुस्लिम लीग के गुंडे द्वारा एक भी हिंदू के मरने की बात तो दूर, खरोच भी नहीं आनी चाहिए, वरना वो और उनका संगठन चुप नहीं बैठेगा। मुस्लिम लीग गोपाल पाठा की हर शर्त मान लेती है। एक तरफ जहां ये समझौता होता है, वहीं दूसरी ओर कलकत्ता में ब्रिटिश वाइसरॉय द्वारा सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आर्मी डिप्लॉय कर दी जाती है और इस तरह 16 अगस्त 1946 को शुरू हुआ कम्युनल वायलेंस शांत होता है। कलकत्ता की सिचुएशन तो संभल गई थी, लेकिन सुहरावर्दी की कुर्सी नहीं बच सकी। हिंदू मुस्लिम दंगे कराने और लॉ एंड ऑर्डर का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में 21 अगस्त को हुसैन सुहरावर्दी की गवर्नमेंट को ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड आर्चिबाल्ड वेविल ने बर्खास्त कर दिया और इसी के साथ कलकत्ता के पाकिस्तान में शामिल होने की अटकलें जो काफी तेज थी, उसकी पॉसिबिलिटी भी जीरो हो गई। हजारों बेकसूरों को मौत के घाट उतारने के बाद भी सुहरावर्दी और मुस्लिम लीग का कलकत्ता को पाकिस्तान में शामिल करने का मंसूबा पूरी तरह से फेल हो गया और कलकत्ता भारत का ही हिस्सा बना रहा। कलकत्ता में हुए इस भयानक मास किलिंग्स के दौरान सभी बड़े नेता चुप रहे, लेकिन महात्मा गांधी की चुप्पी ने सभी को हैरान कर दिया। महात्मा गांधी इस पूरी किलिंग के दौरान कलकत्ता को छोड़कर बाकी कई एरियाज की परेशानियों को निपटाने में लगे रहे। उन्होंने कलकत्ता राइट्स को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया और 2 सितंबर 1946 को एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। गांधी जी ने अपने अखबार हरिजन के जरिए कहा कि अगर कलकत्ता के सभी हिंदू अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए बहादुरी से मर मिटते तो वो न केवल हिंदू धर्म को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को बचा लेते। इससे हिंदुस्तान में इस्लाम भी शुद्ध हो जाता। कलकत्ता राइट्स का मकसद असफल होने के बाद हुसैन सुहरावर्दी एक बार फिर नई चाल चलता है और नोआखली में एक और नरसंहार को जन्म देता है।